आप देख रहे हैं हम लोग। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हमारे देश में विकलांगों के लिए सुविधाओं के अभाव की जितनी बात की जाए उतनी कम पड़ती दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे देश में ये चेतना ही नहीं है कि विकलांगों को एक अलग से हर चीजों की ज्यादा सहायता की जरूरत होती है। चाहे पढ़ाई लिखाई की बात करें, चाहे उनके बुनियादी जरूरतों की बात करें, चाहे उनके दिनचर्या में शामिल तमाम आइटम्स की बात करें। ऐसा लगता है जैसे कि हम इस चेतना से अपने आप को वंचित रख चुके हैं कि विकलांगों की एक अलग समस्या होती है, उनकी एक अलग दुनिया होती है और उन्हें भी अपने साथ लेकर चलना हम सबों का एक सामाजिक दायित्व है। आइए एक पहलू आपके सामने रखते हैं। नेत्रहीन छात्रों के लिए दरअसल आज हिंदुस्तान में पढ़ाई कर पाना अपने आप में कितना मुश्किल और जघन्य काम है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट देखिए, फिर कुछ ऐसे बच्चों से बात करेंगे जो जिंदगी की इस जद्दोजहद में सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें जीत का कोई राह दिख नहीं रहा। ये रो रहा है 5 मिनट। आंखें भगवान से मिली वो खूबसूरत देन जो न सिर्फ रंग बिरंगी दुनिया दिखाती है बल्कि अपने पराये का एहसास भी कराती हैं। आंखें जो बिन बोले ही बहुत कुछ कह जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा बिना आंखें ये दुनिया कितनी बदरंग हो जाती है? क्योंकि देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आंखें ना होने का दर्द झेल रहे हैं। वो अपनी छोटी से छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों के मुहताज हो जाते हैं। खासकर बिना आंखों के पढ़ाई करना किसी चुनौती से कम नहीं है। पढ़ाई के दौरान नेत्रहीन छात्रों को रहने की समस्या आती है। हॉस्टल मिल गया तो माकूल माहौल नहीं मिल पाता। नेत्रहीन छात्रों को किताबों की हमेशा कमी खलती है। रीलिंग नहीं होने पर ज्यादातर छात्र लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच पाते। कई कॉलेजेस में ब्रेल सिस्टम नहीं होने से पढ़ाई इन छात्रों के लिए मुश्किल हो जाती है। कई बार बीच में टेप खत्म होने पर लेक्चर की पूरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, एग्जाम के लिए बाहर जाना भी इन छात्रों के लिए कम दुखद नहीं है। मदद के लिए इन्हें दूसरों की तरफ हाथ बढ़ाना पड़ता है। देखा गया है कि आंखें नहीं होने की वजह से इन्हें अपना प्रोजेक्ट दूसरों से लिखवाना पड़ता है, जिसके लिए बाकायदा पैसे भी अदा करने पड़ते हैं। हालांकि इन समस्याओं के बावजूद ऐसे छात्रों की कमी नहीं है जिन्होंने न सिर्फ खुद को साबित किया बल्कि समाज के लिए मिसाल भी कायम की। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि वो तमाम बच्चे जो नेत्रहीन हैं आज न सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बल्कि उनके जैसे अन्य नेत्रहीनों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो तमाम चीजें मुहैया करानी है ताकि कम से कम दूसरों को दिक्कत ना हो। आइए आज बात करते हैं। हमारे साथ अश्विनी कुमार मौजूद हैं, किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे साथ वीरेश हैं जो कि हंसराज कॉलेज के हैं, अफजल ये भी किरोड़ीमल कॉलेज में है, प्रतिमा मिरांडा हाउस में है और सुनीता दौलत राम कॉलेज में है। सबसे पहले वीरेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक नेत्रहीन होने के साथ साथ जब आप कॉलेज में पहुंचे, किरोड़ीमल कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, माफ कीजिएगा हंसराज कॉलेज में आप हैं, वहां आपको क्या लगा पहला दिन कॉलेज का? सबसे पहले तो जो समस्या मेरे सामने आई थी वो थी दाखिले को लेकर। मेरा जो इंटर मैंने NIVH देहरादून काफी प्रसिद्ध स्कूल और वहां से किया था, तो दाखिले को लेकर समस्या आई थी क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए सीटें आरक्षित हैं और वो निर्धारित हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं हिंदू कॉलेज में BA प्रोग्राम के लिए कोशिश कर रहा था और उसमें एक सीट निर्धारित होने के कारण मेरे 91% मार्क्स थे, लेकिन फिर भी मुझसे एक बच्चा ऊपर था और उसका एडमिशन हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि देखिए जैसे कि OBC या ST SC कोई भी होता है, तो यदि वो जनरल कट ऑफ क्लियर करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें जनरल में शामिल, मेरा उस समय जनरल कट ऑफ आराम से क्लियर हो रहा था और लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे एडमिशन देने से इनकार कर दिया। मतलब जनरल कैटेगरी में आपको दाखिला मिल सकता था, हाँ, लेकिन आपको नहीं दिया गया क्योंकि आपको विकलांगों की श्रेणी में रखा गया। हाँ, फिर मैंने बहुत मुश्किल से एक दो बार मिला, प्रद्युमन कुमार सर थे उस टाइम पे, उनसे मिला। फिर बड़ी उसके बाद मेरे को हिंदू में उन्होंने हालांकि फाइनली लास्ट डेट पे एडमिशन जनरल कैटेगरी में दिया। मेरा उस समय 92.4 बेस्ट ऑफ 4 था इस आधार पे। हालांकि बाद में मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन वहां से मैंने कंप्लीट किया जी। और अभी मैं हाल में हिंदी MA में हूँ। और तब मैं बताता हूँ समस्याएं कहाँ से शुरू होती हैं।
सबसे पहली समस्या है कॉलेजों तक पहुंचने की। NIVH जैसे इंस्टीट्यूट इस देश में बहुत कम है। बहुत सारी NGOs हैं जी। हालांकि कुछ NGOs अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कई NGOs हैं जो दुकानों की तरह चल रही हैं और सरकारी स्कूलों का अभाव है। हमारा NIVH जो एशिया का नंबर 1 स्कूल था, वहाँ पे टोटल जो सीट्स थी बच्चों की वो 200 या 200 से कुछ ऊपर थी, मतलब 12वीं तक टोटल। लेकिन दिल्ली आने के बाद, और दिल्ली आप दिल्ली से बाहर के हैं, दिल्ली आने के बाद आपका पहला अनुभव मैं जानना चाहता हूं। हाँ, दिल्ली के विषय में मैं कहना चाहूंगा। पहले ये कॉलेज की समस्या है। दूसरी समस्या आती है हमारे यहाँ पे छात्रावास के संबंध में। आप देखेंगे कि जो छात्रावास है वर्तमान में, वो प्रत्येक कॉलेज में 5% सीटें ही विकलांगों के लिए दी जाती हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि सभी जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे छात्रावास है भी नहीं। ये तो ग्रेजुएशन में हुआ, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आते आते ये संख्या लगातार काफी दिक्कत आपको भी हुई। जाती है। मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, मैं और आपके साथियों के साथ भी बात करना चाहता हूँ। प्रतिमा जी, आपकी पहली दिक्कत क्या हुई, ये मैं समझना चाहता। सर, मेरी पहली दिक्कत तो ये हुई कि हमें हॉस्टल नहीं मिल रहा था जब मैं दिल्ली में आई थी तो जी। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद संत नगर में एक हॉस्टल है जो सर दसराज सर चलाते हैं उसको जी। वो अपने घर में ही हम लोग को रखते हैं, और अपने उनको कोई मतलब ऐसी कोई जमीन भी नहीं मिली है कि वो मतलब हम लोग के लिए हॉस्टल बनवाएंगे और हम लोग को रखेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने हर घर में ही रख के हम लोग को सेवा करते हैं। तो इस तरीके से सर हमें हॉस्टल तो मिल गया रहने के लिए, लेकिन कॉलेज में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी सर। कॉलेज में एडमिशन जल्दी नहीं हो रहा था। और आने जाने में सुविधा होती है या बहुत दिक्कत होती है? सर बहुत प्रॉब्लम होती है सर आने जाने में तो। जी। और सुनीता, आपका क्या कहना है? सर मैं 10th तक तो मैंने हॉस्टल और स्कूल मेरा एक ही था जी। और उसके बाद 11th-12th सर मैंने सैटर्ड में किया नॉर्मल के साथ जी। उसके बाद वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती थी। पहले तो जब हम 11th-12th में एडमिशन लेने गए तो वहाँ के मैम ने बोला ये बच्चे जीने नहीं चढ़ पाएंगे, तो हमारी मैम ने बोला इनसे आप जीने की बात करते हो तो पहाड़ चढ़ लेंगे, तो एडमिशन ले लीजिए। फिर एडमिशन लिया गया, हमारा एडमिशन हुआ, तब वहाँ से भी हम सर आना जाना करते थे, तो वहाँ पर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। पर कॉलेज आने में जब हम शुरुआत कॉलेज में गए तो एडमिशन तो सर मेरा पहले कट ऑफ में ही हो गया था जी। पर जब कॉलेज जाना शुरू किए थे तब तो वहाँ पे कोई लड़कियां हेल्प नहीं करती थी जिस कॉलेज में हूँ, और आने जाने में तो सर पहले आने में अभी भी प्रॉब्लम होती है। अब तो वैन आने लगी है तो सुबह तो चले आते हैं, पर आते टाइम सर हमें जैसे रास्ता किससे पूछते हैं, कुछ लोग तो यूं ही इग्नोर करके चले आते हैं और कुछ लोग तो बता देते हैं, या कुछ बस में होता है कि ड्राइवर लोग ब्लाइंडों को देखते ही गाड़ी और ज्यादा बढ़ाने लग जाते हैं, आगे कर लेते हैं, बैठाना नहीं चाहते। ऐसे प्रॉब्लम नहीं सर, ऐसे प्रॉब्लम बहुत आते हैं आने में जब कॉलेज से। बहुत अफसोस हुआ ये सब जान के। अफजल, आपकी क्या क्या समस्या रही? सर बेसिकली मेरे को जो दिल्ली आने के बाद, मैं भी 2013 में मैं दिल्ली आया हूँ, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था किरोड़ीमल कॉलेज में जी। उस टाइम पे मेरे को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही वो थी हॉस्टल की, क्योंकि सर जो दृष्टिहीन बच्चों के लिए एक हॉस्टल है, HCGBS बोलते हैं उसको, हॉस्टल फॉर कॉलेज गोइंग ब्लाइंड स्टूडेंट्स, सेवा कुटीर का हॉस्टल है जो दिल्ली गवर्नमेंट का है जी। लेकिन सर उसमें अगर हम जो बाहर से जो 12वीं पास करके आते हैं लड़के दिल्ली में एडमिशन लेते हैं, पर उस हॉस्टल में एक ऐसा नियम है कि उसमें अगर तुम्हें एडमिशन लेना है कॉलेज के बच्चों को तो उसमें 3 साल का लिविंग दिल्ली का होना चाहिए। अच्छा, अगर आप जब तक 3 साल दिल्ली में ना रहे हैं तब तक आप हॉस्टल में आपको दाखिला मिल ही नहीं मिल सकता। अच्छा, तो फिर आप रहे कहाँ? तो सर एक्चुअली मैं अभी भी उसी हॉस्टल में हूँ, लेकिन एज अ गेस्ट अपने फ्रेंड के पास। अच्छा। और क्योंकि सर कॉलेज का हॉस्टल इसलिए नहीं मिल पाया था, कॉलेज में 5% डिसेबल्ड की सीट्स होती है जी। सर 5% सीट, उसमें से सर कुछ PH वालों के पास जाती हैं, कुछ VH वालों के पास सीटें जाती हैं। तो सर उसमें क्या होता है, कॉलेज के हॉस्टल में 150-170 करीब इतनी सीट्स होती हैं टोटल मिला के जी। अब उसमें से सर अगर 3 सीटें PH को जाती है और 2 सीटें VH के पास आती है, तो सर कभी कभी कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि सिर्फ एक सीट VH की निकलती है। हमारे टाइम पे एक ही सीट सिर्फ कॉलेज के हॉस्टल में थी, तो वो नहीं मिल पाई थी।
क्योंकि और कॉलेज में उस यानी टाइम पे काफी करीब मशक्कत करनी पड़ी है आपको, जी सर। दिख रहा है वो। अश्विनी जी, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मेरी जो प्रॉब्लम थी वो एडमिशन को लेके थी। जब मेरा एडमिशन 2012 में, मतलब मेरे को एडमिशन लेना था जून में, पूरा 1 महीना मैंने रन किया। उसके बाद जाकर के मुझे किरोड़ी मल कॉलेज में एडमिशन मिला। वो भी साउथ से नॉर्थ में आना पड़ता था, और उस समय मतलब मेट्रो की सुविधा उतनी नहीं थी जी। और बस से आना जाना तो बहुत असंभव होता था। ये 2-2, 3-3 बसें चेंज करके जो है आना पड़ता था। और आप कैसे एडमिशन, करते थे? घर से कोई मदद के लिए आता था या खुद कर लेते थे? सर मैं बिहार का हूँ, दिल्ली का नहीं हूँ मैं। अच्छा, इसलिए मेरे को जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद हॉस्टल का प्रॉब्लम हुआ, तो 1 महीना मैं आरके पुरम सेक्टर 2 में जी हॉस्टल है जी राजीव गुप्ता जी का, उनके यहाँ रहा। उसके बाद 4 महीने में भाई परमानंद में हॉस्टल है, वहाँ रहा। उसके बाद जाकर के हॉस्टल के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद 5 महीने बाद मेरे को हॉस्टल मिला था किरोड़ी मल कॉलेज का। तो बड़े और खुश अब हैं। आप लोग बड़े खुश, ग्रेजुएशन, कम से कम रहने की जगह मिल गई। मैं बीच में रोकता हूँ, लेकिन एक सवाल मैं आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ। जब आप अपने टीचर्स से बात करते हैं, जब आप कॉलेज के तमाम अधिकारियों से बात करते हैं, क्या लोग आपसे सही तरीके से व्यवहार करते हैं? सर इस संबंध में कॉलेज पे डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन एक चीज सर मैं अभी बोल रहा था हॉस्टल के बारे में, मैं बोलना चाहूंगा। सर एक मजेदार बात यह है कि हम यहाँ 5 बैठे हैं और इंटरेस्टिंगली हम 5 में से किसी के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नहीं है। सोचिए आप, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ सारे लोग पढ़ने आना चाहते हैं, वो अपने सारे डिसेबल्ड को हॉस्टल देने में पूरी तरह से असमर्थ है। तो ये बड़ी बात है। हाँ, और होता है एडमिशन के टाइम पे, या कुछ कॉलेजेस तो मतलब वैसे भी अपने ऑफिस के लिए बदनाम है कि वहाँ पे है सेंसिटिविटी कम है। और इसके अलावा सर कॉलेजेस और हॉस्टल तो ठीक है, आपने ड्यू अगर आप कभी घूमे हो तो आपने फुटपाथ देखे होंगे, और फुटपाथ पे एक येलो लाइन है जी, जिसे हम टेक्टाइल पाथ कहते हैं। ये 2010 में हमारी पिछली गवर्नमेंट बना गई थी कॉमनवेल्थ के टाइम पे, क्योंकि हमें वर्ल्ड क्लास सिटी बनानी थी जी। और उसी फुटपाथ वर्ल्ड क्लास सिटी में हमने देखा है वही टेक्टाइल है। टेक्टाइल के ऊपर खंबे हैं, खंबे के बाद फिर एक पेड़ है, फिर टेक्टाइल है, और मतलब हम गिरते हैं ठुकते हैं चलते हैं, गिरते हैं ठुकते हैं चलते हैं। ये है। आपने इतनी मधुरता से हमारी सरकार की संवेदना को सामने रखा है, प्रॉब्लम और मैं वाकई में दाद देता हूँ आपकी। सर मैं उसके अलावा एक प्रॉब्लम और बताना चाहूंगा। हाँ जो भी बताए हैं, फुटपाथ पे जो टेक्सटाइल है जी, उसके बीच में कई बार जो है गड्ढे भी आ जाते हैं। पेगमेंट्स गड्ढे खुले टच हुए जाते हैं जी। वो जो बिल्कुल खुले हैं, मतलब लोग कोई इंतजार मतलब करते नहीं हैं कि आप लोग उसमें गिरे, उसके बाद फिर ठा के लगाएं। हाँ नहीं, ऑब्वियसली एक्चुअली हमारी सरकार शॉर्टकट हर चीज में बनाती है। उन्होंने बोला आपका रास्ता चेंज हो सकता है, आप फर्स्ट फ्लोर से नीचे जाके ग्राउंड में जा सकते हो, उस फ्लोर से पेगमेंट खुले हैं, आप नीचे जाएंगे। मतलब ये हमारा मतलब जो है वही है कि आम आदमी जमीन से जुड़ा, बिल्कुल जमीन से जुड़ा, पेगमेंट खुला है, आपको पाताल लोक में पहुंचाने की पूरी तैयारी है। पूरा नया रास्ता है। बिल्कुल। हमारी प्रतिमा जी, आप भी कुछ कह रही थी, आपको कुछ अच्छा सा अनुभव याद आ रहा है? आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। क्या सुखद अनुभव था जो दरअसल है बड़ा दुखद? बताइए जरा। प्रतिमा जी को जरा 1 सेकंड सुन लेते हैं जी। प्रतिमा जी, क्या याद करके आप मुस्कुरा भी रही हैं और अपने आप को रोक भी रही हैं? बोल दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। नो सर, वो ऐसा कुछ नहीं है। और सर इस संबंध में आपने शायद कवर भी किया हो, हमने पिछले सालों में लगातार संघर्ष किए हैं, और उसके बाद उसमें हम पे एक बार आपको शायद याद हो 10 जनपद रोड का लाठीचार्ज भी, और बहुत कुछ याद हो। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि कोई सुनवाई गवर्नमेंट आई, हमें नई गवर्नमेंट से उम्मीद थी 100 स्मार्ट सिटी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 100 स्मार्ट सिटी का नया प्रोजेक्ट अभी मन की बात में पिछली बार कहा गया था, कोई मुझे ये बताएगा कि उसमें से कितने स्मार्ट सिटी के साथ ये लिखा है कि ये सारे स्मार्ट सिटीज डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेसिबल होंगे? ये बहुत बहुत बड़ी बात आप यहाँ कह रही हैं। सुनीता जी, आपका कोई ऐसा अनुभव रहा? आप लोग अनुभव शेयर नहीं करना चाहते। देखिए, लोग समझेंगे नहीं। फिर क्या होता है कि जो लोग पूरे तरीके से सक्षम होते हैं
वो इन बातों को समझ नहीं सकते, बारीकियों को। इसलिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ कुछ देर के लिए, ताकि आप अपनी याददाश्त थोड़ी और तेज कर लीजिए और वापस आकर हम आपके सामने रखना चाहेंगे उन तमाम दिक्कतों को जो हमारे ही समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा लगातार महसूस कर रहा है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं हम लोग, और आज हम बात कर रहे हैं कुछ नेत्रहीन छात्रों से। वो बता रहे हैं कि दरअसल हम पूरे तरीके से सक्षम लोग दरअसल कितने नजरअंदाज करते हैं हमारे नेत्रहीन भाइयों की जरूरतों को। जरा सोचिए, क्या वाकई में ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है कि हम जो अपाहिज हैं, जो पूरी तरीके से सक्षम नहीं हैं, उनकी मदद का कम से कम एक हाथ आगे बढ़ाएं। जिस तरीके की जिंदगी हम जी रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा हमें करना चाहिए? वीरेश, आपने मजाक में तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं एक सवाल फिर आप सबों के सामने रखना चाहता हूं। पढ़ाई में आप सब लोग अव्वल हैं, वरना इतने अच्छे नामचीन कॉलेजों में नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन क्या पढ़ाई की पूरी सुविधाएं आपको कॉलेजों में मिल पाती हैं? क्या आपको वो तमाम चीजें पढ़ने को, जानने को, समझने को मिलती है? क्या टीचर्स आपके लिए अलग से वक्त निकालने की कोशिश करते हैं, या ये सिर्फ आपकी अपनी मेहनत का नतीजा है? इस संबंध में दो तीन चीजें हैं जी। वैसे आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि हम पढ़ते कैसे हैं। ब्रेल बुक्स होती हैं, लेकिन ये बड़े लेवल पे संभव नहीं है, तो हम पढ़ते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और ई टेक्स्ट के थ्रू। ई टेक्स्ट मतलब PDF फाइल्स, वर्ड फाइल वगैरह वगैरह। इस संबंध में एक समस्या ये है कि एक तो टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी है जी, और हमारी गवर्नमेंट सभी चीजें अफोर्ड नहीं करवाती है हमें, तो हमें खुद से करना पड़ता है। दूसरी समस्या आती है ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के संबंध में जी। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत कम निवेश किया है और हमारे प्राइवेट संस्थानों को तो हमसे कोई मतलब है नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक किताब बाजार में आई, उसके बाद हम ढूंढते हैं, उसका नंबर लग पाता है 1, 1.5, 2 साल, 3 साल बाद, जब तक उसका वो तीसरा दूसरा संस्करण आ चुका होता है। और हम लोगों को मतलब समाज से सदैव कुछ पीछे कदम चलना पड़ता है। ये रिकॉर्ड जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, ये आपकी रहती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और आपसे टीचर्स के संबंध में भी मैं बताऊंगा जी। कुछ कॉलेजेस में ऐसा सुना गया है टीचर्स कि हम तो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं और उसको हम डिक्टेट नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये सभी कॉलेजेस में नहीं है, लेकिन डीयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कुछ कॉलेजेस में टीचर्स में काफी संवेदनशीलता है। इसलिए मैंने स्टीफेंस में पढ़ा, तो वहाँ पे मुझे इस तरह की वहाँ आपको मिला, लेकिन कुछ कॉलेज में आपका क्या तजर्बा रहा अफजल? बेसिकली देखे टीचर सपोर्ट की, वो तो टीचर के एक अपने बिहेव के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर किस तरीके से आपको सपोर्ट करता है। अब हमारी क्लास में कई टीचर्स तो ऐसे हैं जो अगर एक असाइनमेंट दे दिया है उन्होंने एक डेट डिसाइड कर दी कि हाँ मेरे को इस डेट में चाहिए, और कोई ब्लाइंड बच्चा अगला जाके कह देता है कि मैम मेरे को कोई राइटर नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कंसिडर करते हैं, वो मान जाते हैं कि ठीक है तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम 2 दिन बाद दे देना, लेट कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ टीचर वहीं ऐसे भी हो जाते हैं कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं चढ़ेंगे, इंटरनल के मार्क्स। वीरेश, एक आखिरी छोटी सी कमेंट, सिर्फ ये बता दीजिए, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि भेदभाव होता है आप लोगों के साथ? भेदभाव होता है सर, और भेदभाव के साथ मैं एक अपील ये करना चाहता हूँ। मैं भी बोल सकता हूँ, हाँ, ये पूरी तरह से जो है भेदभाव होता है। जाति प्रथा जो पहले चलती थी, उसी तरह से जो है ये हैंडीकैप के साथ में जो है भेदभाव किया जाता है। हाँ, और इस संबंध में मैं एक और जो लोग मदद भी करते हैं वो हमें बेचारा समझ के करते हैं। मैं समाज से इतना अपील करना चाहूंगा, समाज से मैं इतना अपील करना चाहूंगा कि सक्षमता, विकलांगता की परिभाषा समझे। विकलांग कोई इसलिए नहीं है क्योंकि वो अक्षम है। बात ये है कि समाज हमें उस तरह का ढांचा नहीं दे पा रहा है जिसमें हम अपनी सारी जरूरतों को पूरा करें। तो लेकिन हम मानते हैं कि आप सब दरअसल सक्षम लोगों से भी कहीं ज्यादा सक्षम हैं, क्योंकि आप अपनी विकलांगता से ऊपर उठकर सक्षम लोगों की दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। आप सब इस स्टूडियो में बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी वीरेश ने बात कही उस पर ध्यान देना चाहिए, दया नहीं चाहिए, बिल्कुल ध्यान मदद चाहिए। और मदद इसलिए क्योंकि ये हमारे बराबर के हैं और इनकी जरूरतें कुछ ज्यादा खास हैं।
हम लोग में आज के लिए हाँ अरे नहीं बिल्कुल नहीं, दान की जरूरत नहीं है। तो हाँ सर हम यही बोलते हैं कि क्या हम तुम्हें दानी वाले दिखते हैं। बोलते तुम कहाँ से आ रहे हो, तो क्यों कॉलेज से आ रहे हम तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।